आपका पढ़ने का मन नहीं है तो गो एंड स्लीप, मैं सो जाती थी। तो वो आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए सफिशिएंट होते हैं क्योंकि एग्जामिनर समझ जाता। मैंने उल्टा ही किया है कि इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस। Hello everyone, welcome to Studento. So I can do this with my eyes closed. स्वर्णिमा मैम, जिनका 24 रैंक के साथ डीवाईएसपी के पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है। ये मैम का थर्ड अटेम्प्ट था। इसके अलावा मैम ने यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है। तो आज हम मैम की जर्नी जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी, कौन सी बुक्स को फॉलो किया। सो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम स्वर्णिमा है और मैंने अपनी क्वालिफिकेशन कानपुर से कंप्लीट करी है। मैंने अपना बीटेक एचबीटीआई कानपुर से और एमबीए आईएमटी गाजियाबाद से पूरा किया है। राइट। सो मैम, आप कानपुर में रहकर तैयारी करते हैं और मैम अगर बात की जाए आपकी प्रिपरेशन की या फिर यूपीएससी या सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में आने की, तो इसके बारे में बताइए कि कैसे आए आप। मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है एज ए डिजाइन इंजीनियर और एचआर हेड। तो मुझे लगा कि मेरा प्राइवेट में टाइम पूरा हो गया, सैचुरेशन लेवल अचीव हो गया, कुछ नया सीखने के लिए नया फील्ड ट्राई करना था। तो मुझे लगा सिविल सर्विसेज लाइफ टाइम के लिए एक अच्छा ऑप्शन है और मैंने ट्राई किया और लकीली आई गॉट सिलेक्टेड। मैम, आपने यूपीएससी भी दिया, यूपीएससी भी दिया, तो ये बताइए कि कब क्या दिया था और उसमें क्या रिजल्ट रहा। मैंने 2019 से प्रिपरेशन शुरू करी थी और मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में ही लकीली प्रीलिम्स और मेंस लिखने का मौका मिला। मेरा इंटरव्यू तक कॉल आई थी दोनों में ही, पर मेरा यूपीपीसीएस में 19 नंबर से रुक गया था 2019 का, और 2020 का यूपीपीसीएस मेरा 1 नंबर से रुक गया था और 2021 इज क्लियर्ड। राइट मैम, क्या रिएक्शन था आपका और आपकी फैमिली? थोड़ी देर तो हमें विश्वास नहीं हुआ। मतलब हमारी फैमिली में सबने एक एक करके चेक किया कि मतलब रोल नंबर और नाम सेम है। मेरा ब्रदर है, उसने चेक किया, उसने कहा कि नहीं, फाइनली कंफर्म। अच्छा लगा फाइनली जब और भी फ्रेंड्स फैमिलीज के फोन आने शुरू हुए, तो फील वेरी गुड। जी मैम। सो इतने टाइम गैप होने के बाद जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन में आए, क्योंकि आप एकेडमिक्स नहीं कर रहे थे मैम, जॉब कर रहे थे, तो मैम उस टाइम पे कैसे आपने रिसोर्सेज को अप्रोच किया, फिर कैसे तैयारी करनी चाहिए, या फिर आपने कोचिंग को अप्रोच किया, कैसे किया मैम स्टार्ट? नहीं, मेरा सारा प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी पे ही था और मेरा मेंटोर रहा है मेरा छोटा भाई, वो आईबी में है और उसने मुझे गाइड किया। मैंने स्टार्टिंग करी सबसे पहले एनसीईआरटी से, जिसने मुझे 50% मेरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया और उसके बाद ऑप्शनल हो गया, हिंदी हो गया, ऐसे हो गया। उसके लिए फिर मैंने सिंपल ऑनलाइन वीडियोस हैं, यूट्यूब्स हैं। मैम, आपका ऑप्शनल वैसे क्या है और मीडियम क्या रखा? मेरा हिंदी मीडियम रहा है और ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है। जी मैम। फ्रेंड्स, रिसेंटली मेंस का रिजल्ट आया है। क्या आप जानते हैं कि अनअकैडमी के 320 प्लस कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए हैं। इसके अलावा पिछले साल भी करीब 197 लर्नर सिलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए। सो फ्रेंड्स, ऐसा क्या है अनअकैडमी में कि इतने सारे लर्नर सिलेक्ट होते हैं या फिर अपेयर होते हैं या फिर फाइनल सिलेक्शन लेते हैं यूपीएससी में। सो अनअकैडमी की कुछ ऐसी फ्री सर्विसेज है या फिर प्रोग्राम है जो कि आपको आपके ड्रीम गोल को अचीव करने में काफी हेल्प करते हैं। अभी मैं आपको ऐसे ही एक प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूँ, अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट। यह एक कंप्लीटली फ्री टेस्ट है जो कि प्रीलिम्स क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होता है, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप जीत सकते हैं अमेजिंग गिफ्ट्स एंड गैजेट्स, जैसे कि मैकबुक, आईपैड, मोबाइल फोन एंड अमेजॉन गिफ्ट्स वाउचर। कल सुबह यानी कि 18 दिसंबर को, इस संडे सुबह 11 बजे। सोचिए मत, जल्दी एनरोल करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको आगे बता दूं आरंभ बैच के बारे में। सो फ्रेंड्स, अभी आपको पता है कि प्रीलिम्स के बस कुछ ही महीने बाकी है। जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ये जानते हैं कि यह एक राइट टाइम है अपनी प्रिपरेशन को क्विक स्टार्ट करने का। सीरियस एस्पिरेंट के लिए अनअकैडमी लेकर आए आरंभ बैच। ये बैच कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में बैच होने वाला है, जिसमें टॉप एडुकेटर्स मुन्नाल पटेल सर, सुदर्शन सर, अंकित सर, अनुजगर सर होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स,
आप डेफिनेटली इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देरी किस बात की, अगर आप 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस बैचेस के जरिए, अगर आपको कोई रीजन नहीं मिल रहा था प्रिपरेशन का, तो इस बैचेस के जरिए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज करें। सो मैम, नॉर्मली प्रिपरेशन जो है अगर करते हैं तो ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। कुछ लोग प्रीलिम्स कहते हैं कि जब उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस नहीं निकलता है, 2-3 बार तो कहते हैं हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करते रहे, और जिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो वो कहते हैं मेंस ओरिएंटेड करते रहे, इस वजह से प्रीलिम्स नहीं निकला। तो आपने कैसे स्टडी की, इंटीग्रेटेड की या फिर अलग अलग में? नहीं, एक्चुअली मैंने जब अपनी स्टडी शुरू करी थी तो उसी टाइम 2018 यूपीएससी का रिजल्ट आया था, और उसमें एक सर थे जो कि फिजिकली हैंडीकैप थे, उनका इंटरव्यू मैं देख रही थी। तो उन्होंने बताया कि आपको अगर सिलेक्ट होना है, फाइनली सिलेक्शन कभी भी चाहिए, तो आपको इंटरव्यू से प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप उल्टा चलो, जस्ट गो फॉर द इंटरव्यू की प्रिपरेशन, फिर आपकी मेंस की प्रिपरेशन, फिर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन। तो वो आपकी पर्सनालिटी चेंज करती है, और मैंने उल्टा ही किया है कि इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस सबको मिक्स करके। पर मैंने ये सोचा कि मुझे इंटरव्यू देना, क्योंकि इंटरव्यू में जो आंसर आते हैं वो आप कहीं से, आपको नहीं पता होता है क्या पूछेंगे, आप क्या जवाब दोगे, तो वो प्रिपरेशन नहीं है उसका फिर, हाँ, सच है। तो वो एक प्रिपरेशन का सबसे बॉटलनेक होता है। मैम, नॉर्मली कोई भी प्रिपरेशन में आता है सिविल सर्विसेज के, अगर कोई टॉपर भी है सभी यही बताते हैं कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए। सो आपने एनसीईआरटी पढ़ी, और पढ़ी तो क्या सारे सब्जेक्ट की 6 से 12 की पढ़ दिया, फिर कुछ सेलेक्टेड पढ़ी हैं? नहीं, जैसे कि हिस्ट्री की थी, मैंने 6 टू 12 पढ़ी। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, मैंने 6 टू 12 पढ़ी। पॉलिटी मुझे समझ कम आती थी शुरुआत में, तो इसलिए मैंने 6 टू 12 फिर से पढ़ी, क्योंकि वो मुझे समझ कम आती थी। और इकोनॉमिक्स की मैंने सिलेक्टेड पढ़ी, 11th और 12th की पढ़ी है। राइट मैम। तो मैम, अभी आपने प्रीलिम्स जैसे जब आ जाता है, एग्जाम नजदीक होता है, तो उस टाइम पे क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते थे? मेरा भी स्ट्रेटजी सेम ही रहती थी कि अगर प्रीलिम्स मुझे देना है तो अराउंड 1.5 मंथ या 2 महीने पहले मैं अपने सारे मेंस का काम को स्टॉप करके सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देती थी, कीवर्ड्स पे ध्यान देती थी, और जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसको, उस पे मैं ध्यान देती थी। राइट। और मैम, मेंस में कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग और भी बहुत सारी चीजें जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ऑप्शनल भी। तो मेंस के बारे में बताइए कि कैसे मेंस की अप्रोच रहती है आपकी? मेंस का मेरा था कि आंसर राइटिंग आपको डेली करनी है, और मैं डेली 5 क्वेश्चंस लिखती थी स्टार्टिंग में, जी। और उसके बाद मैंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई और धीरे-धीरे मैं 20 क्वेश्चंस अ डे भी लिखने लगी हूँ। तो राइटिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से समझा कि सिर्फ़ आपका दिमाग नहीं काम करता, आपकी हाथ की मेमोरी भी होती है। जैसे आप मैप बना रहे हो, तो मैप बनाने में आपका दिमाग काम नहीं करेगा, अगर आपका हाथ सेट है, तो मैप विल ड्रॉ गुड। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि लिखने पे ज़ोर दो, जितना हो सके उतना लिखो। गलत या सही सेकेंडरी है, बट लिखने पे ज़ोर दो, क्योंकि माइंड क्या होता है कि आपका टाइम के साथ खुद ही सही होने लगता है, उस चीज़ को खुद ही सही करने लगता है। राइट मैम। मैम, जैसे आपने यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया है, तो मैम अभी जो आंसर राइटिंग कर रहे हो या फिर मेंस की जो अप्रोच रहती है, सेम यूपीएससी जैसी रहती है यूपीपीसीएस की, या फिर थोड़ा बहुत चेंजेस करती है? नहीं, जैसे कि मेरा थोड़ा चेंज था। लास्ट मेरे जो 2 फेलियर्स से, उससे मैंने जो सीखा, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा, उसमें मुझे फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में कम मार्क्स मिले, तो मैंने उस चीज़ को उससे सीख के अपना 3rd अटेम्प्ट दिया था। तो जो यूपीएससी का था, उसमें तो मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल को 2D पॉइंट ही लिखा था, पर जो 2021 का पीसीएस था, उसमें मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल को पैराग्राफ के फॉर्म्स में लिखा था, तो मेरे मार्क्स में भी इस बार अच्छे आए हैं, दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड। ओके। सो मैम, जो एथिक्स ऐसे है तो नॉर्मली स्टूडेंट्स के इसमें मार्क्स कम रह जाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो पेपर ही ऐसे आते हैं, कुछ लोग ज्यादा फोकस नहीं करते, ठीक है ऐसे लिखना है हो जाएगा। एथिक्स है, नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं इस तरीके से। इसके जो ये वाला सवाल है, इसी के लिए मैंने कहा था कि आप अगर इसको अच्छा करना चाहते हो, तो आप ये सोचो कि आपको इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू में जो पैनल होता है वो इतना सीनियर होता है, इतना एक्सपर्ट होता है कि आप उनकी शक्ल देख के ही आप सब कुछ भूल जाओगे, आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में तुरंत आ जाओगे। जी। तो इसलिए अगर आपको एथिक्स और ऐसे पकड़ बनानी है, तो आपको इंटरव्यू के उससे सोचना पड़ेगा कि मेरा अपना क्या है, व्हाट्स माय यूनिक, क्योंकि हर किसी का यूनिक होता है। जी। तो मैंने अपनी यूनिकनेस को बना के रखा, जो भी मैं हूँ एज़ इट इज़। मैंने कुछ बुकिश बहुत करने की कोशिश नहीं करी। हाँ, ये था कि एक फॉर्मेट, जैसे ऐसे का फॉर्मेट होता है, तो ऐसे का एक फॉर्मेट मैंने हमेशा फॉलो किया कि भाई ये फॉर्मेट होता है, इसको फॉलो करना चाहिए। एथिक्स की बात रही, कोट्स हैं, एग्ज़ाम्पल्स हैं,
और बिल्कुल करंट एग्जांपल्स हो गए या रिसेंटली किसी आईएएस या पीसीएस ने कुछ अच्छा या बुरा काम किया है, तो उस चीज़ को आप नोट डाउन करो, उसको ब्रैकेट में करो, तो वो आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाता है कि आपने क्वेश्चन की डिमांड को करंट के साथ रिलेट कर दिया, यू विल गेट द मार्क्स। राइट मैम, आपने इतने बार इंटरव्यू वगैरह के लिए अपीयर हुए, जब मैम फाइनल जो मार्क्स वगैरह आते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या लगा कि आपकी कहाँ कमियां रह रही थी, देन उनको आपने कैसे इम्प्रूव करा? मेरी जो सबसे बड़ी कमी हर एग्जाम में रही है वो मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, और ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी थोड़ा मेरा फर्स्ट पेपर जो होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी वो थोड़ा-सा वीक रहा, तो मैंने उसको ही लगातार इम्प्रूव करा। कि वो जॉब ही कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो मैम आपके सिनेरियो में ऐसा रहा है जब से आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी कि ठीक है एक जॉब ही कर रहे हैं तो उस तरीके से हैं, बाकी काम नहीं करना? नहीं, मेरे साथ जैसे मैंने 2019 में प्रिपरेशन शुरू करी थी, तब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। पर सडनली लॉकडाउन की सिचुएशन बनने लगी, तो लॉकडाउन में फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़ दूँगी और 100% इस पे ही डेडिकेशन पे काम करूँगी। तो मैंने जॉब छोड़ के ही पढ़ाई करी फिर। राइट मैम, सो मैम एवरेज कितने घंटे आप पढ़ते थे डेली अगर देखा जाए? मैं एवरेज तो नहीं कहूँगी कि मैं कितने घंटे पढ़ती थी, पर मैं अपने 24 घंटे पढ़ाई को ही देती थी। पढ़ाई को देने का मतलब ये है कि जैसे आप अच्छा खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो क्योंकि पढ़ाई के लिए, अच्छी डाइट ले रहे हो पढ़ाई के लिए, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो गो एंड स्लीप, मैं सो जाती थी। तो मेरा 24 घंटे का जो शेड्यूल होता था वो मेरी पढ़ाई के इर्द-गिर्द ही घूमता था। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करती थी जो मेरे माइंड को या मेरे कंसंट्रेशन को डिस्ट्रैक्ट करे, वैसे मैं 12 से 14 घंटे आराम से पढ़ लेती थी। राइट, तो मैम आपने सेल्फ स्टडी की है या फिर कैसे हो? 2019 और 2020 में तो मेरी 100% सेल्फ स्टडी रही है, और 2021 में एक यूट्यूब चैनल है यूपीएससी हिंदी, गौरव जी। त्रिपाठी एंड टीम यस। उसको चलाती है। तो उन्होंने मेरी एक ऑनलाइन मुझे उनसे काफ़ी मदद मिली, जो मेरे छोटे-छोटे होते हैं ना गैप्स, पैचेस छूट रहे थे, जहाँ 1 नंबर क्यों कम रह गया, 12-13 नंबर क्यों कम रह गए, तो वो जो छोटे-छोटे पैचेस थे जो सिलेक्शन रोक रहे थे, तो उसमें गौरव और उसकी टीम ने मेरी हेल्प करी। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं।